आप सबका क्लास 11 के पहले एकेडमिक सेशन में स्वागत है, जहां पर हम करने वाले हैं पहला चैप्टर। इसके पहले हमने बेसिक मैथ्स कंप्लीट कर दिया, जहां पे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स हमने समझ लिया है। हम शुरू करने वाले हैं आज का पहला क्लास 11 का चैप्टर, व्हिच इज नथिंग एल्स बट भाई आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का आज का पहला सेशन है, जहां पर हम यूनिट्स और डायमेंशंस कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में हमारा डायमेंशन एनालिसिस होगा, उसके बाद आपका सिग्निफिकेंट एरर्स, फिगर्स, वो सारी चीजें होने वाली है। तो 3 सेशन के तो कोशिश करेंगे आपका पहला चैप्टर हो जाता है। तो पहला सेशन हमारा आज का है यूनिट्स एंड डायमेंशन का, बहुत मजा आने वाला है। ऐसे समझेंगे जैसे कि फिर आपको किसी और टेक्स्ट बुक की, किसी और नोटबुक की, किसी और नोट्स की, किसी और सेशन की जरूरत ही ना पड़े यूट्यूब पर। बहुत सिंपल टॉपिक है, सिंपल से समझेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, यूनिट्स भी होंगे, डायमेंशंस भी होगा आज का पूरा टॉपिक। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें जो होने वाली बताता हूं मैं आपको। लेकिन आज के सेशन थोड़ा सा स्पेशल है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं कितने बच्चों ने देखा होगा, अगर आप 10th से आए हो 11th में, तो मेरा 4 साल पहले हमारे वेदांतु जेई चैनल पे सेम सेशन था। 4 साल पहले की बात है। एंड नॉस्टैल्जिया मेरे लिए, क्योंकि मैं उसी सेशन का उसी सेशन को देख रहा था और उसी सेशन का क्या कहते हैं स्लाइड्स इस्तेमाल भी कर रहा हूँ आज। तो और और आई कुड सी माई ओन ट्रांजिशन। मतलब आप उस वीडियो में देख पाओगे कि भाई मेरी उम्र और क्या कहते हैं, मैं 4 साल और एक्सपीरियंस्ड हो गया हूँ, मेरी उम्र 4 साल और बढ़ गई है। लेकिन उसके अलावा जितना मेरा बदलाव आया पढ़ाने के तरीके में, वो भी मैं महसूस कर पा रहा था। लेकिन ये वीडियो भी 1.3 मिलियन क्रॉस कर चुका है और बहुत सारे बच्चों ने लाइक किया है इसे, 37,000 लाइक्स पे है। तो इट्स अ नॉस्टैल्जिया फॉर मी। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो हमने पहले सीखा था उतने ही मजेदार तरीके से सीखें, लेकिन थोड़े से और मेरे एक्सपीरियंस को मैं ऐड करते हुए आपको समझाने की कोशिश करूँ। हाँ, ऑफ कोर्स ये जो मेरा सेशन था वो क्लास 11th और जेई स्पेसिफिक था। आज के सेशन में क्लास 11th और नीट स्पेसिफिक चीजें होने वाली है। और आज के एंड में मैं आपको 5 सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से आने वाले नीट के पीवाईक्यूज भी करवाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा अभी किस साल में आए हुए हैं। तो सेशन के एंड तक रहिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा आइडिया लग जाए। एनसीईआरटी में भी जो इस टॉपिक सवाल है वो भी हम करने वाले। ठीक है बेटा, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं, किसी और टाइम को स्पेंड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आज समझा देता हूं मैं आपको कि भाई क्या क्या करेंगे हम। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, क्या होती है क्वांटिटीज, और क्वांटिटीज के अंदर हम समझेंगे भाई कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, और साथ ही साथ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। एक होता है आपका फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होता है आपका नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं आज के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। और फंडामेंटल यूनिट्स के बाद फिर हम समझेंगे कि भाई उन यूनिट्स के बाद डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स हो गया, फिर होगा आपका डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स के बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे। ऑफ कोर्स ये बात है, अगर आपने मेरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देखा हो तो यू हैव एन आइडिया कि भाई मैं कितने एग्जांपल्स देता हूं, ताकि कोई भी एग्जांपल आपका एग्जाम आ सकता है, मैं सारे एग्जांपल करा देता हूं। ठीक है, उसके बाद डिराइव्ड यूनिट्स के बाद देन विल आई थिंक विल जंप ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ आपका डायमेंशन। इसके अलावा कुछ है नहीं इस टॉपिक में। डायमेंशंस में आ जाएंगे हम, और डायमेंशन में हम बहुत सारे एग्जांपल्स आज करेंगे। डायमेंशन क्या होता है सीखेंगे, फिर बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। तो ये मेजर 4 टॉपिक है। और अगर आप इस सेशन की लेंथ देखोगे तो कुल मिलाकर समवेयर अबाउट मेरे ख्याल से 1 घंटे का सेशन आराम से होना चाहिए। विल ट्राई टू डू इट एज क्विक एज पॉसिबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, तो सीधा सबसे पहले क्वांटिटी से शुरू करते हैं। अब ये क्वांटिटीज होती क्या है समझते हैं, धीरे धीरे समझते हैं, पूरे ध्यान से यहां पर देखिए। ठीक है, क्वांटिटी समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। हाँ, मेरे उस सेशन से इस सेशन में डिफरेंस ये भी है कि वहां पर मैंने पूरे इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, और मैंने उस सेशन में बोला भी कि यार काश मैं हिंदी में बात कर पाता। आज वो पूरी भड़ास में निकालूंगा। आज मैं हिंदी इंग्लिश मस्त भाई, बहुत मजा आएगा। हिंदी पढ़ाने का मजा होता है। अब ये क्वांटिटीज होती क्या है। ठीक है, क्या होती है क्वांटिटी, चलिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। ठीक है, तो क्वांटिटी का सबसे पहले एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। यहां पर देखकर बताइए, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप जानते हो कि हमारे देश का प्रतीक, भारत का और पूरे इस दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में है। तो जल्दी सोच कर बताइए कि भाई हमारे इस स्टैच्यू का हाइट कितना है। बताइए, गेस करिए कितना है हाइट भाई। तो आप लोग गेस कर रहे हो, चलो सही बात है, आपने एक हाइट गेस कर ली होगी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर 50 मीटर, 100 मीटर बोले होंगे, 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, आप बोलते जाओगे। तो आपने जो भी यहाँ पर वैल्यू बोली है वो उसकी हाइट हो गई, है ना। तो आपने अभी क्या क्वांटिटी मेजर की अभी, हाइट यानी कि लेंथ। तो लेंथ क्या होगी, लेंथ एक क्वांटिटी होगी जो आप मेजर कर रहे हो, है ना। तो क्या होती है क्वांटिटी, क्वांटिटी इज नथिंग एल्स बट कोई भी चीज जो आप मेजर कर सकते हो उसको हम क्वांटिटी कहते हैं, है ना। जो भी चीज आप इस दुनिया में मेजर कर सकते हो उसको हम क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन यार कुछ ऐसी चीजें भी होती है ना जो आप मेजर नहीं कर सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं भाई कैटरीना कैफ जी कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है कैटरीना कैफ जी, तो आप बोलोगे सर बहुत खूबसूरत है सर, और एक बेकार का स्माइल भी दे दोगे है ना, करोगे। तो कैटरीना कैफ जी बहुत खूबसूरत है भाई। अब यहाँ पर आपकी फेवरेट हीरोइन डाल दो यहाँ पर, है ना, तो फिर बहुत बढ़िया है। इसके बाद फिर मैं कोई हैंडसम लड़का डाल दूंगा तो लड़के लड़कियां बोलेंगे अरे ये तो बहुत हैंडसम है। तो कितनी खूबसूरत है, वैल्यू बताइए। जैसे वहां पर हाइट बताया था सर, ये 200 मीटर 500 मीटर खूबसूरत, कितनी है 200 गुना खूबसूरत, 200 खूबसूरत, 200 ब्यूटीफुल, हाउ डू यू से इट, यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट राइट। तो ये क्या क्वांटिटी होती है, अब लेट्स फिगर इट आउट, है ना। उसके अलावा अगर मैं चलो एक और एग्जांपल में देता हूं, कितना वेट करते हो आप, आपका वेट कितना है ना, आपका मास कितना है, तो आप वेइंग स्केल पे खड़े हो जाओगे, फिर मुझे बताओगे आपका मास कितना है। गेस करो मेरा मास कितना है, नहीं गेस मत करो भाई। जब ये सेशन मैंने पिछले 4 साल पहले लिया था तब का वेट तब मुझे ज्यादा लगता था, अब तो मुझे और ज्यादा लगता है कि मेरा वेट जितना है। आप वीडियो में देख पाओगे कि ट्रांजिशन हो गया, हेयर स्टाइल के साथ इंसान का ट्रांजिशन हो गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा पतला हो गया हूं मैं एज कंपेयर टू 3-4 महीने पहले का अभिषेक। तो थोड़ा सा चेहरे पे डिफरेंस लगेगा आपको, बट बाकी सारी चीज में लगता है कि थोड़ा सा मेरा वेट वजन कम हो गया, बट यू गेट द आइडिया। वजन कितना आपका, आप बताओ भाई, 20 केजी 30 केजी 40 केजी 20 केजी के हो तो भाई मर जाओ जाके, पहले बता रहा हूं तुम मरे हुए हो, पहले बता देता हूं। 15 साल की उम्र में 20 केजी में हो तो 40-50 केजी के आसपास हो तो चलिए समझ में आता है भाई। मैं खुद 40-50 केजी के आसपास था व्हेन आई वाज योर एज, है ना, तो 52 केजी था मेरे आसपास से जब आई वाज इन 10th ग्रेड। देन आई 12th ग्रेड में आते थे मैं 62 का हो गया, नौकरी मिलते साथ में मस्त और वेट बढ़ गया, है ना। पैसे जब आते तो बहुत खाते हो आप, बट यू गेट द आइडिया। तो ये भी एक क्वांटिटी है ना, आपने मेजर कर लिया, क्या मेजर किया आपने, अपना मास पावर मेजर किया, वेट मेजर किया, तो बेसिकली आपको आपकी क्वांटिटी समझ में आ गई, आपने वेट मेजर किया, आपको वैल्यू समझ में आ गई, है ना। चलो एक और एग्जांपल देता हूं, ये बताइए बच्चा कितना क्यूट है, कितना क्यूट है बच्चा, अरे तो बहुत क्यूट है सर। अब देखो क्यूटनेस की यूनिट तो जरूर होती है, क्यूटनेस पे एक क्वांटिटी है, क्यूटनेस का डेफिनेट से आपका यूनिट होता है। नहीं पता आपको क्या होता है, अरे नहीं पता आपको, कैसे नहीं पता यार। अब जैसे बच्चे को देखते साहब ने क्या बोला होगा चैट में, बोला कि नहीं, बोला ना, नहीं बोला, कितनी क्यूट है, बोला कि नहीं। एक बहुत ही प्यारा सा पपी यहां पे रख दो तो आप बोलोगे so cute, बोलते हो ना। तो ओ इज डेफिनेटली द यूनिट फॉर क्यूटनेस। ज्यादा क्यूट है तो करे जाता रहेगा, है ना। अगर कम क्यूट हो तो फिर क्यूट बिल्कुल नहीं है तो छट हट निकल यहां से, तो वो बोलोगे आप, है ना। बट देयर इज समथिंग एल्स व्हिच यू कैन नॉट मेजर, है ना। तो अब बारी आती है कि भाई क्वांटिटीज होते क्या है। क्वांटिटीज का सबसे पहला प्रकार होता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी माने जो क्वांटिटी आप मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आपकी हाइट, आपकी वेट, जो भी चीजें, भैया 2 केजी चावल देना, भैया 3 केजी चीनी देना, भैया 4 केजी तेल देना, 4 लीटर तेल देना, जो भी आपका होगा वहां पर जो भी चीज आप मेजर कर सकते हो, एक फिजिकल क्वांटिटी, एक एक्चुअली में एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, या तो एक फिजिकल फिनोमिना होती है, एक फिजिकल प्रोसेस होता है। उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो भी आप इस्तेमाल करते हो, अगर आपको वैल्यू मिल जाती है तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे अभी हमने एग्जांपल ले लिया, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एक्सेट्रा। अब कुछ ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो भी क्वांटिटीज ही होती हैं। जैसे कैटरीना कैफ जी कितनी ब्यूटीफुल है, बच्चा कितना क्यूट है, तो इमोशंस, एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा आपके नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाता है। इन दोनों को मिला दोगे तो फिर आपकी क्वांटिटीज बन जाती है। सो व्हाट इज क्वांटिटी? क्वांटिटी इज एनीथिंग व्हिच यू कैन मेजर or which you can measure in terms of basic physical units, or you can measure in terms of emotions, feelings और expressions। ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी हो जाती है। बट ऑफ कोर्स ही बात है, यहां पर आपको इसका डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, आपके ना नीट में आता है ना आपके क्लास 11th में आएगा, बट आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा, अच्छा ये क्वांटिटीज होती है, एक होती है फिजिकल, एक होती है नॉन फिजिकल। इतना याद रख लो, बहुत ज्यादा काफी। ठीक है, इसके ऊपर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़े से और मुद्दे पर आते हैं। तो कितनी हाइट थी भाई हमारी क्या कहते हैं, हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की? सही किसने बताया? चैट में बताया, तो बहुत अच्छी बात है। इसकी एक्चुअल हाइट, हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की एक्चुअल हाइट है 182 क्या मीटर्स। मैं अभिषेक नहीं बोल सकता 182 अभिषेक नहीं बोल सकता? मैं बिल्कुल बोल सकता हूं 182 अभिषेक। क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें? बस ये प्रॉब्लम है कि भाई आप जानते हो अभिषेक सर को, है ना, शायद कोई और नहीं जानता होगा अभिषेक सर को। अमेरिका में बैठ कर जो बच्चा पढ़ रहा है तो शायद उसको नहीं पता होगा अभिषेक सर कौन है। तो 182 अभिषेक का सेंस नहीं बनाता है, किसका सेंस बनाता है? 182 मीटर्स का सेंस बनाता है, क्योंकि मीटर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसा मेजरमेंट है जो पूरी दुनिया जानती है।
है ना, बात समझ में आ रहा है। एक ऐसी यूनिट, एक ऐसी जैसे बताया एक एक्सप्रेशन है जिसको पूरी दुनिया जानती है, एक क्या कहते हैं यूनिवर्सल वैल्यू है ये, एक यूनिवर्सल मेजरमेंट डिवाइस है ये, जिसके थ्रू आप अगर अमेरिका में बैठे हुए उस बच्चे को बोलो कि भाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का हाइट 182 मीटर है, तो बच्चा समझ जाएगा अच्छा इतनी हाइट होती है। जैसे मैं आपको पूछूं भाई 1 मीटर कितना होता है, अब अच्छा भाई एक सर ये होता है सर 1 मीटर, आप बता दोगे ना, सबको पता होता है 1 मीटर कितना होता है, आप गेस कर सकते हो। ये होती है यूनिट्स। क्या होती है यूनिट्स? ये मीटर इज द वैरायटी और टाइप ऑफ यूनिट। और ये यूनिट क्या काम करती है? यूनिट सबसे पहले आपके सारे मेजरमेंट्स को यूनिवर्सल बनाती है। समझ में बात है? यानी कि यहां पर बैठे हुए अगर आपको किसी और को समझाना है कि भाई किसी चीज का हाइट और वेट या मास कितना है, तो आप कैसे बताओगे? आप सिंपल तरीके से उसकी यूनिट के साथ उसकी वैल्यू बता दोगे, सामने वाला बंदा समझ जाएगा। तो यूनिट क्या करता है? यूनिट इज बेसिकली मतलब पूरे यूनिवर्स में मेजरमेंट की वैल्यू को कांस्टेंट करता है। सबसे पहला काम ये हो गया। और इन चीजों को हम क्या बोलते हैं? इनको हम कहते हैं यूनिट्स। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या था? यूनिट्स था। तो फिजिकल क्वांटिटी से हम सीधा आए यूनिट्स में। आप फ्लो समझ रहे हो? हमारा फ्लो क्या चल रहा है? बराबर स्मूथली कहानी की तरह हम चीज समझ के जा रहे हैं। हमारे हर सेशन में यही कहानी हम समझेंगे। भाई कहानी समझ में आ गई आपको तो सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। ठीक है बेटा? तो यूनिट्स हो गया 182 मीटर्स। तो चलो सर यूनिट्स का एक काम क्या हुआ? टू यूनिवर्सलाइज द एंटायर मेजरमेंट कॉन्सेप्ट थ्रू आउट दी वर्ल्ड। ठीक है, सबके लिए कांस्टेंट बना दिया आपने। अब वैसे ही अगर मैं आपको एक और सवाल पूछूं कि मान लीजिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन इंडिया यहां पर है, हमारे देश में है, और कोई बता सकते हैं ये क्या है? दिस ऑल्सो स्टैच्यू, गौतम बुद्ध का स्टैच्यू है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने यही स्टैच्यू क्यों चुना? मैंने ये स्टैच्यू इसलिए चुना क्योंकि बिफोर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाज मेड, ये वाली जो स्टैच्यू है दिस वाज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टॉलेस्ट स्टैच्यू। ठीक है, तो इनका जो नाम है, स्टैच्यू का नाम है, आप देख सकते हो द स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा इन चाइना है ये। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले ये थी टॉलेस्ट स्टैच्यू। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो 182 मीटर्स की है। हमारे ये वाली स्टैच्यू कितनी लंबी है भाई? कोई आइडिया आपको? मैं बता देता हूं आपको। ये हमारी स्टैच्यू है, स्टैच्यू की हाइट है 126 मीटर, 126 मीटर, और हमारी इस स्टैच्यू कितनी होगी? 182 मीटर्स। अब मुझे जानना है कि भाई हमारी जो स्टैच्यू वो पिछले पुराने एक्स टॉलेस्ट स्टैच्यू से, एक्स सुनते ही सबके कान खड़े हो गए ना? क्यों नहीं खड़े? नहीं होने चाहिए, तुम सब तो सिंगल हो वैसे भी। ठीक है, 182 मीटर्स और 126 मीटर्स कहां है भाई? है ना? तो आप सोच के बताइए भाई कितना डिफरेंस है हमारे एक्स टॉलेस्ट स्टैच्यू से, कितना बड़ा है हमारा अब का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? क्या कहोगे आप कहोगे सर 182 माइनस 26 कर दो, 126 कर लो, वैल्यू समझ में आ जाएगी आपको। तो 36, 46, 56, 66, 76 है ना? तो 56 मीटर सर, कितना डिफरेंस हो गया? 56 मीटर्स का। तो अभी हमने क्या किया? क्योंकि हमारे पास यूनिट्स थे, हमें समझ में आया कि भाई हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। भाई वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, कौन जीतेगा? तो 20 मीटर पर सेकंड वाला। क्यों? आपने कंपेयर कर लिया, ये 10 मीटर पर सेकंड ज्यादा स्पीड से चल रहा है बेसिकली, है ना? तो व्हाट डज यूनिट हेल्प अस टू डू? अगेन इट हेल्प्स अस टू कंपेयर बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जो दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके बीच में कंपेयर करने के लिए हमें हेल्प करता है। तो पहला क्या प्रोसेस था भाई? तो चलो इसको नोट डाउन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट्स क्या हो गया हमारा? सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट हुआ इट यूनिवर्सल मेजरमेंट, है ना? सारे जो भी चीजें हैं फिजिकल क्वांटिटीज जिसको मेजरमेंट करना होता है उन सबको ये यूनिवर्सल बना देता है। नंबर 2 क्या हमारा? नंबर 2 यहां पर है कि इट हेल्प्स टू कंपेयर बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। सो कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज आपका हो जाता है सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट। अब ये इंपॉर्टेंस क्यों याद करनी है? क्योंकि अभिषेक सर आपको सिर्फ नीट के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, अभिषेक सर आपको क्लास 11 के लिए भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको आपके क्लास 11 को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं बेटा, प्लीज भूलना मत। और ऑल्सो क्योंकि मेरे को अभी याद आ रहा है, इस पूरे सेशन का जो नोट्स है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक लिंक होगी सेशन नोट्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस नाम का लिंक होगा, उस पर क्लिक करिए, वन टाइम साइन अप है, एब्सोल्युटली फ्री है, उसमें से नोट्स ले जाना। जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो भी मैं चीजें, सारे डेफिनेशंस में लिखूंगा, मैं सारे चीजों को सॉल्व करूंगा मैं अपने हाथों से, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको वहीं पे मिलेंगे। ठीक है बेटा? साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना ताकि ऐसे सेशंस और मिस ना हो, आपको शेड्यूल मिलता रहे। ठीक है, तो ये हो गया 2।
ठीक है बेटा, क्लियर है? तो क्लास 7 को ध्यान में रखते हुए, सीबीएसई 7 को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ाई कर रहे हैं। नीट की भी सारी चीजें हम यहाँ पर कवर अप करते जा रहे हैं, ठीक है बेटा। और हाँ, ये सारी चीजें नीट के सिलेबस में जरूर है, कोई भी आउटसाइड सिलेबस नहीं है। तो ये हो गया कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, परफेक्ट है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने सीख लिया कि भाई क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट्स क्या होता है, यूनिट्स क्या होता है, ठीक है। यूनिट क्या होती है? यूनिट इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कि कितना इट हेल्प्स अस टू डिफाइन एनी फिजिकल क्वांटिटी। और यूनिट्स यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमारी हेल्प करता है तो यूनिवर्सलाइज द एंटायर मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। इट आल्सो हेल्प्स अस टू कंपेयर बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर हो गया? बेसिक चीजें, कोई एडिशनल स्ट्रेस मत लो इस चीज का, कोई लोड मत लो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो है, जैसे मास, वॉल्यूम, फोर्स, एनर्जी, वर्क डन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब जो आपने सुना हुआ है ना, बहुत सारे सुने हुए, ये सब एक्चुअली बाद में आए, है ना। जैसे अगर आप एवेंजर्स देखते हो तो उसमें पता है कि भाई इस दुनिया में सबसे बड़ी सृष्टि पहले इन्फिनिटी स्टोन्स की हुई थी, है ना भाई, इन्फिनिटी स्टोन्स की हुई थी। उस इन्फिनिटी स्टोन से फिर बाकी सारे जीव जंतु आए एवेंजर्स के हिसाब से। वैसे ही ये जो बाकी चीजें मैंने बताई अभी आपको, जो भी क्वांटिटीज मैंने आपको बताई, ये सारी बाद में आई है। सर कैसे बोल सकते हो आप? जैसे फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो पहले मास आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, फिर तो फोर्स आएगा ना। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो पहले वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो पहले डिस्प्लेसमेंट और टाइम को आना पड़ेगा, है कि नहीं। वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पहले आया, द स्टोरी कंटिन्यूज। तो कुछ तो क्वांटिटीज ऐसी होंगी ना जिनसे सारे बाकी क्वांटिटीज का जन्म हुआ हो, पैदा हुए वो। तो हमारे क्वांटिटीज के माँ बाप कौन है? मैं आपको हिंट देता हूं, वो हिंट से आप खुद गेस मारिएगा, ठीक है। तो ये आ रहे हैं आपके सामने हिंट्स। जो क्वांटिटीज की मैं बात करने वाला हूं, उन क्वांटिटीज के फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनके बेसिक यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स से आप पहचानिए कि भाई ये क्वांटिटीज कौन सी चाहिए। चलो एक गेम खेलते हैं, ठीक है। तो चैट में स्पैम हो जाना चाहिए, कमेंट्स में स्पैम हो जाना चाहिए बच्चों। चलो जल्दी से एक गेम खेलते हैं, जल्दी से गेम खेलते हैं, मुझे बताओ कि ये कौन कौन सी क्वांटिटीज है भाई साहब, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है एस सेकेंड्स किसकी यूनिट होती है? ये क्या है भाई? ये सारे के सारे यूनिट्स हैं। ये क्या है? ये सारे के सारे यूनिट्स हैं। इनसे हमें पहचानना है कि भाई कौन कौन सी क्वांटिटी है। तो सेकंड किसका यूनिट होता है? टाइम का यूनिट होता है। बहुत बढ़िया, हाँ सर ये तो बात सही है। टाइम के नीचे तो कुछ नहीं, टाइम तो बेसिक यूनिट हो गया, फंडामेंटल यूनिट। टाइम के नीचे कुछ नहीं होता, टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं होता, खत्म, ठीक है। केजी, हाँ सर केजी किसका होता है भाई? यूनिट। आप स्पैम करते जाओ, यहां से शुरू कर रहे हैं, केजी पे हो तो इसके बाद वाला बताते जाओ। केजी कौन सा है सर? केजी तो डेफिनेटली वेट का है ना। नहीं वेट नहीं बुढ़वा को, मास का होता है। वेट क्या होता है? मास का होता है, ठीक है। उसके बाद मोल की बात करते हैं। मोल जानते हो? चलो मोल नहीं जानते हो, कि मोल को एंड में करते हैं, मोल को नहीं जानते हो। चलो यहां पर आते हैं। एम भाई, एम क्या सर? एम क्या होता है सर? एम मास? अरे नहीं, अरे बुढ़बा को मीटर होती है, भूल गए क्या? अरे क्या होती है भाई? ये मीटर होती है, इतनी जल्दी भूल गए? हाँ मीटर। मीटर किसको मेजर करता है भाई? मीटर आपके लेंथ को मेजर करता है। कोई भी चीज लेंथ, कोई भी टाइप का लेंथ हो, हाइट हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट, कोई भी टाइप का लेंथ हो, मीटर मेजर करता है ना। तो टाइम हो गया सेकंड्स, मास हो गया केजी, मीटर हो गया आपका एम, बराबर, ठीक है। ए क्या है सर? ए है 10th ग्रेड इतने जल्दी भूल गए बच्चों? ए क्या था? भूल गया? सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी, भूल गए? हाँ, ए क्या है? ए आपका एम्पियर है। तो एम्पियर क्या देता है आपको? एम्पियर आपको करंट देता है। ए क्या है आपका? एम्पियर है ना, तो करंट देता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप जानते हो। के भी जानते हो? के फॉर किटकैट नहीं, के फॉर काइट नहीं, के फॉर कौवा नहीं। के क्या है? के आपका केल्विन भाई साहब, केल्विन। तो टेम्परेचर मेजर करता है ना, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है वो केल्विन। डिग्री सेल्सियस नहीं होती है ऐसा यूनिट, टेम्परेचर क्या है भाई? केल्विन नहीं है, परफेक्ट है, ठीक है। अब बच गया मोल, MOL मोल, और CD नहीं पता सर क्या है। CD जानते हैं हम, DVD CD जानते हैं, लेकिन बाकी नहीं जानते क्या है, ठीक है। तो इन फंडामेंटल चीजों के अलावा कुछ और फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, दो और है जो आपके लिए नए हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या है? ये है आपका मोल। ऑफ कोर्स आपको बात समझ में आ गया होगा, मोल लिखा भी वहां पे। अब मोल क्या मेजर करता है? मोल मेजर करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या मेजर करता है? प्लीज नोट डाउन करिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज में कितनी सब्सटेंस है, कितने पार्टिकल्स हैं, वो आपका मोल मेजर करता है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि ये दो पॉइंट्स नए हैं क्लास 11th में और 12th में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट वरी, नहीं है इंपॉर्टेंट,
ठीक है, केमिस्ट्री के टर्म्स में मोल फिर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, फिजिक्स के टर्म्स में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ इसी चैप्टर में इसके बारे में पढ़ने वाले, इसके बाद नहीं पढ़ोगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब ये CD क्या है? CD है आपका लुमिनस इंटेंसिटी। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ में आया कि भाई हम जो है लाइट के इंटेंसिटी को तो मेजर नहीं कर सकते हैं और मेजर करने के लिए क्वांटिटी नहीं है। अब क्या बोलूंगा, भाई मेरे ऊपर रोशनी पड़ी है, कितनी रोशनी पड़ रही है? 3 सेकंड रोशनी पड़ रही है, बोल सकता हूं भाई 3 kg की रोशनी पड़ रही है मेरे ऊपर, बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता ना, क्योंकि रोशनी का वेट थोड़ी है मेरे ऊपर 3 kg का, नहीं है भाई, है ना। तो रोशनी के लिए बताना पड़ेगा कितनी है भाई रोशनी की जो गिर रही है मेरे ऊपर। क्या बोलोगे आप? इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, जिसका यूनिट है CD, जिसका नाम है कैंडला। ठीक है, कैंडला। अब भी मेरे को याद है जब मैंने ये सेशन जेई में पढ़ाया था तो मैं मजाक उठा रहा था कैंडला का, क्योंकि कैंडला का प्रोनाउंसिएशन में देख रहा था यूट्यूब पर, और जब मैंने देखा कि कैंडला को कैसे प्रोनाउंस करते हैं तो उन्होंने बोला था कैंडला। कुछ लोग तो डी साइलेंट कर लेते थे, कैंडला। ठीक है, मैं बोल रहा पूरा ही साइलेंट कर लो, ला। सही है, कितनी लाइट है? 10 ला है। कितनी लाइट है? 20 ला है। इतना अच्छा लगता है कैंडला बोलने के तो ला बोल देते, है ना। बहुत बढ़िया गाइस, तो ये आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी और ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, क्योंकि इनके नीचे कुछ और नहीं है। जैसे आपने सुना होगा भाई, पहले होता था कि एटम्स, तो भाई एटम्स इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबने सुना हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है। लेकिन फिर बाद में समझ आया कि अच्छा एटम्स को डिवाइड कर सकते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आया, फिर बोला गया कि भाई अब इनके नीचे तो कुछ नहीं होता, सब ऑटोमेटिक पार्टिकल्स है। फिर भाई उसके अंदर और आया, फिर न्यूट्रॉन के अंदर ये है, प्रोटॉन के अंदर वो है, ये है, फिर और समझ में आया। बट आपको समझ में आ रहा है मैं कहां पे जा रहा हूं? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई इनके नीचे कुछ नहीं है। और मास के नीचे क्या मतलब? मास का कोई ना कोई फॉर्मूला ना कुछ है, बस मास फंडामेंटल यूनिट है भाई। बाकी सारे यूनिट्स इसी से डिराइव होंगे, है ना। ठीक है, so that's why they are called as fundamental quantities. What are the fundamental quantities जो आप जानते हो? लेंथ हो गया, ठीक है बेटा, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, आपका लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि लाइट की इंटेंसिटी हो गई, सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कितने बेटा? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उनके 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इनको हमें याद रखना है। अब आप में से बहुत लोगों के पास ये सवाल होगा, सर करंट का भी फॉर्मूला है ना, चार्ज अपॉन टाइम, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई करंट एक फंडामेंटल यूनिट है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके नेचर में अवेलेबल है, आपके नेचर में करंट जो है वो अवेलेबल है। सबसे पहले करंट डिस्कवर हो ना हो, लाइटनिंग, थंडर हुआ करती थी। तो करंट को मेजर करने के लिए हमने फॉर्मूला बनाया जरूर, चार्ज अपॉन टाइम, लेकिन चार्ज इटसेल्फ इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इस वजह से हमने करंट को एक फंडामेंटल क्वांटिटी और यूनिट माना है, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल फिनोमिना में करंट का इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने सीधा फंडामेंटल यूनिट करंट को माना हुआ है यहां पर। ठीक है बेटा, तो क्लियर हो गया? ठीक है, अब 7 फंडामेंटल यूनिट भी होगी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी भी होगी, बराबर। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, सर क्लास 11th में सर इसका एक बहुत बड़ा टेबल है जहां पर सारे डेफिनेशन है, एक लेंथ का डेफिनेशन, एक मास का डेफिनेशन, एक सेकंड का डेफिनेशन, बहुत सारे पूरा टेबल बना हुआ है, तो सर वो इंपॉर्टेंट है क्या? या देखो, ना ही क्लास 11th के सेंस में, ना ही नीट के सेंस में, ना ही जेईई के टर्म्स में इनमें से किसी का भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, किसी का भी डेफिनेशन नहीं आता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, क्लास 11th जो कि स्कूल में स्कूल का डिसीजन होता है, क्लास 11th के पेपर्स में, क्लास 11th के क्वेश्चन पेपर्स और टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिपेंड्स अपॉन द टीचर्स हु आर टीचिंग इन योर क्लास 11th। तो वो टीचर चाहे तो पेपर डिफिकल्ट बनाने के लिए उनका आपको क्वेश्चन दे सकते हैं कि डिफाइन व्हाट इज वन लेंथ, डिफाइन व्हाट इज वन मास। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने सीनियर से क्वेश्चन पेपर्स ले लो, या तो फिर उनसे पूछना कि क्या इसका सवाल दिया गया था, उसके बेसिस में आप कॉल ले सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसी वजह से हम इस सेशन में उसको पढ़ने नहीं वाले, क्योंकि भाई बेकार का याद करें क्या फायदा जब काम ही नहीं आने वाला हमें, है ना। तो ये चीजें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड कि भाई फंडामेंटल यूनिट्स हैं, अब यहां से आगे डिराइव्ड यूनिट्स कौन कौन से, इनसे हम क्या क्या चीजें डिराइव करते हैं। एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे हम चीजें हर चीज से एग्जांपल समझेंगे, ये भी एग्जांपल समझेंगे, है ना बेटा। तो फॉर एग्जांपल, अच्छा सबसे बेसिक एग्जांपल मान लीजिए भाई, हमने उठाया कि एरिया क्या होती है। एरिया इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, इट इज अ डिराइव्ड यूनिट, है ना। डिराइव्ड यूनिट यानी कि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो दोनों लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर स्क्वायर आपके एरिया का फंडामेंटल, मतलब एरिया का मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाता है। वैसे अगर मैं वॉल्यूम बोलूं तो वॉल्यूम का क्या होता है, आप इसको नोट डाउन करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए मेरे साथ। वॉल्यूम का होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो मीटर क्यूब हो जाती है ना, उसका डिराइव्ड यूनिट। सही है, चलो मान लेते हैं स्पीड की बात करते हैं, है ना। स्पीड क्या होता है, स्पीड आपका होता है
डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आपका होता है मीटर का, टाइम होता है आपका सेकंड का, मीटर पर सेकंड, है ना। वैसे एक्सेलरेशन की बात करेंगे हम, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन आपका होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम v माइनस यू अपॉन टी, इसका वैल्यू होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम जानते हैं, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद फोर्स लिखते हैं, फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स आपका होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास आपकी होती है केजी, एक्सेलरेशन आपका होता है मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम न्यूटन भी बोलते हैं। ये सारी चीजें तो आपको टक 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 करके चीजें आनी चाहिए, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, आप 9th 10th में सब में पढ़ते आ रहे हो, है ना। ये सारी अब इसका मोमेंटम भी देख ले, मोमेंटम क्या है भाई, मोमेंटम भी आपने 9th ग्रेड में सीखा हुआ है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास होती है केजी, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, तो खत्म, केजी मीटर पर सेकंड आपकी मोमेंटम वैल्यू हो गई, है ना। डेंसिटी देख लेते हैं, डेंसिटी भी आपने सीखा हुआ है आपके 9th ग्रेड में। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास होती है केजी और वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम हमने सीखा मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब, खत्म बात, ठीक है, क्लियर है, बढ़िया। चलो एक और एग्जांपल देता हूं, आप करके बताओ मेरे को, 5 सेकंड दूंगा मैं आपको। वर्क डन की यूनिट क्या होती है फॉर्मूला के बेसिस में, वर्क डन की फॉर्मूला के बेसिस में क्या यूनिट होती है, इसका तो आप जानते होंगे, है ना। इसका वर्क डन का ऐसा यूनिट तो आप जानते हो, जूल्स होती है ना। लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से क्या होती है, थोड़ा ट्राई करके देखो, चैट में मुझे स्पैम करके बताओ, कमेंट स्नैप करके बताओ जल्दी से, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, कोशिश करो करने की, याद करने की कोशिश करो। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का हमने निकाल दिया, क्या था भाई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मीटर, तो वैल्यू कितनी होगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये हो जाती है इसकी डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो आपको क्लास 11 में बताया जा सकता है कि भाई यूनिट्स को डिराइव करो, तो आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, जो भी फॉर्मूला आपने अब तक पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला अगर आप याद कर लोगे तो फिर आपको सारी चीजें डिराइव हो जाएंगी, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप जूल्स लिख सकते हो ना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज बेसिकली आल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी जूल्स होती है, तो जो एनर्जी का भी यूनिट आप लिख सकते हो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट है बेटा। तो ये सारे हो गए डिराइव्ड यूनिट्स जो आपने कर लिया है, डिराइव्ड यूनिट्स हो गया। उसके बाद होती है टर्शियरी यूनिट्स भी होती है, डिराइव्ड के बाद ये तो फंडामेंटल यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स हो गई, ये डिराइव्ड होगी। उसके बाद टर्शियरी यूनिट, टर्शियरी यूनिट जैसे होता है, ये सिंगुलर चीज है, जैसे फोर्स मान लो, फोर्स आपका मीटर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, वो टर्शियरी यूनिट है, जहां पर दो चीजों कंबाइन करके होती है। तो ऐसे सारी चीजें मिलाकर आप समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन टर्शियरी यूनिट जैसे मैंने आपको थोड़ा सा शो ऑफ करने के लिए बता दिया, डोंट वरी, ठीक है, बट यू गेट द आइडिया। तो भाई अब तक हमने क्या सीखा, हमने क्वांटिटी सीख ली, यूनिट सीख ली, फंडामेंटल यूनिट सीख ली, डिराइव यूनिट सीख ली। तो अभी तक आपका यूनिट्स वाला जो पार्ट है खत्म हो चुका है। थैंक यू गाइस। हाँ मतलब क्या चाहते हो और क्या कर रहा हूं भाई, यूनिट्स में और कुछ बचा नहीं, कुछ बचा है क्या और यूनिट्स में, कर देना ये। हाँ अरे बचा है खुश हो गए, इतना वक्त हुआ भाई, 28 मिनट में ऑलमोस्ट यूनिट्स खत्म, दैट इज ग्रेट यार, है ना। ऑलमोस्ट यूनिट्स खत्म होने को आ गया, बिकॉज नाउ वी गेटिंग इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ आपके यूनिट्स के ही बारे में कुछ और चीजें हम बात करने वाले हैं, ठीक है। बट यार मजा आ गया, फंडामेंटल यूनिट्स समझ में आ गए, फंडामेंटल क्वांटिटी समझ में आ गया। मैं अब आखिरी चीज जो आपके क्लास 11th जेईई या नीट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सर सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे आप जानते होंगे कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपके अमेरिका में कोई बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, पढ़ाई कर रहा है। अब मान लो उस अमेरिका में बच्चा जो है उसका नाम क्या, कुछ अंग्रेजी नाम रखते हैं, उस बच्चे का नाम है पैपू, ठीक है। क्या नाम है उस बच्चे का, पैपू है, पप्पू बोलना था, पैपू बोला, ठीक है, पैपू, ठीक है। अब पैपू जी यहाँ के इंडिया के पप्पू जी से बात करते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरा वेट तो यार 120 पाउंड्स हो गया। बच्चा मतलब पाउंड्स है, पाउंड्स क्या होता है यहाँ पे, पाउंड्स मतलब जम मानना होता है, क्या बोल रहे हो पाउंड्स, यार माई हाइट इज 15 फुट, फुट तेरा पप्पा किसको बोल रहा है फुट, है ना। तो हमें समझ नहीं आती। तो अमेरिका में एक डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स का इस्तेमाल हो रहा है, इंडिया में अलग हो रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या होता है, इंडिया में लेंथ होती है मीटर, है ना। इंडिया में क्या होती है भाई, इंडिया में लेंथ होती है मीटर, मास होती है केजी, टाइम होती है सेकंड, ये होता है एम्पियर, ये होता है केल्विन, केल्विन से ज्यादा डिग्री सेल्सियस होती है, अमाउंट ऑफ सेशंस हमने सीख लिया मोल होती है, और लुमिनस इंटेंसिटी सीडी कैंडेला होती है, ठीक है। तो ये तो बेबी फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में डिफरेंट चीजें इस्तेमाल होती है। तो बेसिकली सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरे दुनिया भर में 3 टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स को पढ़ाया जाता है और फॉलो किया जाता है। अब वो 3 टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या है, इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है बेटा। 3 यूनिट्स जिनके बारे में आप सुने हुए जरूर हो, मतलब ये सारी चीजें आपने जरूर देखी होगी, इनका नाम क्या आपको याद नहीं होगा।
सबसे फेमस टाइप ऑफ यूनिट है एमकेएस, जो इंडिया फॉलो करता है ना, वी फॉलो एमकेएस, वी आर एमकेएस पीपल, ठीक है। एमकेएस क्या है, कुछ मत बोलो, एमकेएस क्या है भाई, एमकेएस इज ठीक है, महाक्रांतिवादी सिस्टम, नहीं डोंट वरी, सिंपल है। M stands for meter, K stands for kilogram, and of course S stands for seconds. That's it. MKS unit. MKS unit मतलब यही हो गया, इंडिया uses MKS unit simply meaning मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड्स वाला यूनिट, खत्म, सिंपल। वैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका यूज करता है आपका FPS यूनिट। अब FPS क्या होती है भाई, F से क्या होगा, फुट होगा, P से पाउंड्स होता है, और S फॉर सेकंड, खत्म बात। सो FPS यूनिट इज यूज्ड बाय अमेरिका। अब बीच में कोई लोग कुछ और यूज करते हैं, इसको कहते हैं CGS यूनिट। C से क्या होगा, सेंटीमीटर, G से होगा ग्राम, S से होगा सेकंड। तो एक बात तो जरूर भाई, टाइम ने तो अपना पगड़ा पार ही रखा है, टाइम को फर्क नहीं पड़ता। टाइम इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तुम किसी भी देश में हो टाइम को सेकंड्स में बोलोगे। टाइम के वक्त के साथ कोई नहीं खेल सकता, बाकी सब कुछ खेल लिया, वक्त के साथ नहीं खेलोगे, ठीक है बेटा। तो MKS यूनिट हो गया, FPS यूनिट हो गया, CGS यूनिट हो गया, ठीक है। अब इनको याद रखना है जरूरी नहीं है, लेकिन याद क्या रखना है, क्लास 11 के सेंस में और नीट के सेंस में और जेई के सेंस में। क्लास मतलब आपको याद रखना है कि भाई इनका कन्वर्जन क्या है, वो कन्वर्जन में अभी आपको बता देता हूं ताकि आप जिंदगी भर याद रखो। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले प्लीज नोट डाउन करना जो भी कन्वर्जन मैं बताऊंगा। भाई मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्जन आप जानते हो, है ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर किसी चीज को सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, और अगर सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, बेसिकली खत्म। अब वही 1 मीटर को अगर फुट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, 1 मीटर को फुट में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फुट, ठीक है, 3.28 फुट। तो अगर आपको मीटर में, जैसे 2 मीटर है, 2 मीटर कन्वर्ट करना है फुट में तो आप 2 इंटू 3.28 करोगे, लेकिन फुट से मीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर आप उसको डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड बाई 3.28 करोगे, ठीक है बेटा। इसको नोट डाउन करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन आती है, ठीक है। अब उसके बाद किलोग्राम टू ग्राम आप जानते हो, 1 kg आपका होता है 1000 ग्राम, है ना, जानते हो आप। और वैसे 1 किलोग्राम कितना पाउंड होता है, तो 1 kg इज बेसिकली 2.2 पाउंड्स। ये मुझे कैसे पता है, ये मुझे कैसे पता है 2.2 पाउंड्स होता है, मतलब 2.2 पाउंड्स पी नहीं होती है, LB होती है, ठीक है, पाउंड्स को डिनोट हम LB से करते हैं, ठीक है। कैसे पता है मेरे को, हाँ, बिकॉज अभिषेक सर बहुत स्मार्ट है, नहीं क्योंकि अभिषेक सर जिम जाते हैं, वो जिम के वेट्स में पाउंड्स और केजी दोनों की होती है इसलिए, ठीक है। तो कभी कभी वर्कआउट दिमाग के तरीके में काम आता है। तो सेकंड का तो सेकंड है, सेकंड से कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कुछ नहीं करना, सेकंड से कन्वर्ट करना, सेकंड में कुछ नहीं करना भाई, चिल मारो, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये है, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत सिंपल है। अब तक वीडियो अच्छी लगी रहे बेटा तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ, और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर छोड़कर जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये भी हमारा हो गया कन्वर्जन, भी मैंने बता दिया आपको। कन्वर्जन के बाद कुछ और बच जाता है कि भाई डिराइव यूनिट्स भी हो गया हमारा, हाँ बस हमारे पूरे यूनिट्स का आखिरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस आखिरी कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें होती हैं, कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो ना ही फंडामेंटल यूनिट्स का भाग है, ना ही डिराइव्ड यूनिट्स का भाग है। मतलब कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको आप ना ही हर दिन के दिनचर्या में यूज करते हो, बट थोड़ा सा याद रखना जरूरी है एग्जामिनेशन के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पूछूं, एक बहुत सिंपल सा है ना, सिंपल सा, मान लीजिए आप यहां पर खड़े हो, कहां खड़े हो भाई, आप खड़े हो अपने छत के ऊपर, ठीक है, आप खड़े हो अपने छत के ऊपर, स्माइल कर रहे हो, हाय कर रहे हो, हाय किसको हाय कर रहे हो, दूसरे बड़े छत के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सी आपकी फ्रेंड खड़ी हुई, ठीक है, वैसे हाय कर रही हो। तो उनको देखने के लिए आपका आंखों का एंगल क्या होना चाहिए, तो आप क्या बताओगे, 30 डिग्री सर, 45 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ तो बोलोगे ना। तो ये जो एंगल की बात हम कर रहे हैं, ये एंगल कौन मेजर कर रहा है, ये एंगल तो कोई फंडामेंटल यूनिट में, डिराइव्ड यूनिट में तो था ही नहीं, क्वांटिटी थी नहीं भाई, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये जो एंगल होता है, जो हम 2D प्लेन में बात करते हैं, 2D प्लेन मतलब भाई एक सर्कल का एंगल बताओ, जैसे यहाँ पर आपका एक आर्क है, आर्क का ये रेडियस है, आपको ये एंगल बताना है ना। तो ये जो हम 2D बेसिस में जो भी बात करते हैं, जैसे मान लीजिए भाई एक दीवार है, दूसरा दीवार है, उन दोनों दीवार के बीच में क्या एंगल है, तो ये 2D प्लेन हो गया, जहां पर लेंथ और ब्रेड्थ में बातें होती है, हाइट्स में बात नहीं होती है 2D प्लेन में, ठीक है। तो 2D प्लेन में जो भी हमारा एंगल होता है, इसको हम कहते हैं क्या भाई, प्लेन एंगल। क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। क्यों, क्योंकि भाई हम 2D प्लेन की बात कर रहे हैं, 2D प्लेन में प्लेन एंगल होगा,
दो प्लेन के बीच में एंगल की बात कर रहे हैं तो प्लेन एंगल हम कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। आप प्लेन एंगल कैसे निकालते हो भाई? आप प्लेन एंगल निकालते हो थीटा से। ठीक है, थीटा से निकालते हो, यूनिट आपका थीटा होता है। यहाँ पर प्लेन एंगल निकालना है तो आप बोल दोगे भाई 90 डिग्री है तो प्रोट्रैक्टर से नाप लोगे। यहाँ पर इस सर्कल का प्लेन एंगल है, कैसे निकालोगे आप? एक सर्कल के प्लेन एंगल, जैसे मान लीजिए भाई ये आपका सर्कल का यहाँ पर थीटा निकालना है आपको। यहाँ पर आर्क, ये क्या है भाई? ये आर्क है। ठीक है, एस इज इक्वल टू आर्क, आर्क की लेंथ दी गई है और यहाँ पर इस सर्कल का रेडियस भी दिया गया। तो कैसे निकालोगे आप थीटा? मैथमेटिक्स का फॉर्मूला क्या है भाई? जल्दी बताओ। थीटा निकालने का मैथमेटिक्स का फॉर्मूला हो जाएगा भाई आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि एस अपॉन आर। ठीक है, ऐसे अब निकाल दोगे। इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लेना क्योंकि इस फॉर्मूला के बेसिस में शायद आपको क्लास 11th में न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, तो एस अपॉन आर, एस की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है, आप थीटा निकाल सकते हो, है ना। अब थीटा की जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपको लिखना है रेडियंस में। किस में लिखना है? रेडियंस। रेडियंस क्या है? रेडियंस आपका प्लेन एंगल का यूनिट है। रेडियंस इज द यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। क्या है भाई? एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। सर एसआई यूनिट? सर आपने एमकेएस समझाया, एफपीएस समझाया, सीजीएस समझाइए, एसआई यूनिट क्या है? वहीं पे तो आना था हमें। एसआई यूनिट बेटा क्या होता है? क्योंकि है ना, क्योंकि हम सब के इस दुनिया में मल्टीपल टाइप ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिका वाला कुछ और बोल रहा है, हम कुछ और बोल रहे हैं, कोई और कंट्री कुछ और बोल रही है, कुछ सीजीएस बोल रहा है, एमकेएस बोल रहा है, एफपीएस बोल रहा है। अब अगर मान लीजिए आईएसआरओ के एक साइंटिस्ट को समझाना है, नासा के एक साइंटिस्ट को कि भाई देखो देखो हम श्रीहरिकोटा से निकलेंगे रॉकेट में, ठीक है, 200 मीटर हाइट पे ट्रैजेक्टरी बदलेगी 2 डिग्री एंगल पे, फिर वहां से वो हमारे एस्केप वेलोसिटी 11.3 मीटर पर सेकेंड को क्रॉस करते हुए इस रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे पहुंचेगी। तो ये बताने के लिए भाई उसको समझ में आना चाहिए। हम यहाँ पे बोलता रहूंगा मैं भाई 200 मीटर हाइट, व्हाट्स 200 मीटर्स, बोलता रहेगा भाई नासा वाला, है ना, तो कंफ्यूजन होगा। इसी वजह से एक कॉमन यूनिट में पहुंचना जरूरी था। उस कॉमन यूनिट को हमने बुलाया एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है? एसआई यूनिट का फुल फॉर्म होता है, अगर मैं शुद्ध एसआई यूनिट के 10 सेंस में बोलूं, सिस्टम इंटरनेशनल। क्या है भाई इसका नाम? इंटरनेशनल। ठीक है, ये होता है सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। तो ऐसा यूनिट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो पूरे दुनिया भर में एक यूनिट जो सबको जानना चाहिए, जो सबको फॉलो करे, जिनको पता हो ना पता हो समझना जरूरी है, उसको हम कहते हैं एसआई यूनिट। ठीक है बेटा, तो एसआई यूनिट का डेफिनेशन आता है क्लास 11th में, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब एसआई यूनिट्स क्या है? हमारे जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स थे वही एसआई यूनिट है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। इसलिए उसको हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको माना जाता है एसआई यूनिट्स में। ठीक है बेटा, तो अलग से एसआई यूनिट्स याद करने की जरूरत नहीं है आपको, जो आपके फंडामेंटल यूनिट्स है वही के वही है। ठीक है, तो लेकिन डेफिनेशन क्लियर हो गया आपको? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपके थीटा का यानी कि प्लेन एंगल का आपको समझ में आ गया कि भाई एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियंस होता है। ठीक है, तो सर ये तो बात होगी 2D की, व्हाट अबाउट 3D? चलो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ठीक है, एग्जांपल बहुत सा सिंपल है। हाँ तो एक सेकंड बेटा, मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, तो मैं एक पेज ले आता हूँ। इस पेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसके बाद वाले में किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अरे इस पेज में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यार? अच्छा आई लव यू लिखा हुआ है। आई लव यू किसके? ओह हाँ, आई लव यू यहाँ पे किसके लिखा हुआ है? अच्छा स्टूडेंट्स, हाँ ऑफ कोर्स गाइस, आई लव यू गाइस, यू नो दैट, थैंक्स। चलो अब ये जो हमारा 2D प्लेन था, इस 2D प्लेन को हम 3D में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, 3D में कन्वर्ट करने के बाद सिंपल सा हमारा सवाल आपसे ये कि भाई जब हम 3D में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये जो एंगल होगा, है ना, ये एंगल देख रहे हो, ये 2D तो नहीं है भाई, ये 2D है क्या? ये तो 3D हो गया ना। अब इसको हम प्लेन एंगल तो नहीं बोल सकते, इसको 3D एंगल बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये 3D एंगल है, ये तीनों प्लेन में है, ये एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है, जेड एक्सिस में भी है, क्योंकि ये एंगल तीनों इसमें है ना। बात समझ में आ गई? आपको क्लियर हो गई? तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं, है ना, इस एंगल को हम कहते हैं हमारे लिए सॉलिड एंगल। क्या होता है भाई? ये होता है हमारे लिए सॉलिड एंगल। ठीक है, तो आपका जो ये एंगल है आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? ये ओमेगा लिखा हुआ है ना। तो ये जो एंगल है ये आपका, इसका सिंबल है ओमेगा। ओमेगा होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, और सॉलिड एंगल फॉर्मूला क्या होगा? जैसे वहां पर था आपका आर्क लेंथ बाई रेडियस, यहां पर भी जो आपका आर्क का एरिया है अपॉन रेडियस हो जाएगा, तो ए अपॉन आर हो जाएगा, कुछ नहीं। अब आप पूछोगे सर इसका एसआई यूनिट क्या है? इसका एसआई यूनिट है
स्टेरेडियन। क्या है बेटा इसका नाम? स्टेरेडियन होता है। वो रेडियन है, ये स्टेरेडियन है, बस। क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है, वो रेडियन है, ये स्टेरेडियन है। ठीक है, वो 2D तो रेडियन, ये 3D तो स्टेरेडियन। परफेक्ट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब सर ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल इंपॉर्टेंट है क्या? अगेन नीट और जे के टर्म्स में नहीं, लेकिन क्लास 11 के लिए हाँ। क्लास 11 में डायरेक्ट आपको सवाल पूछता है कि स्टेरेडियन क्या होता है ना? व्हाट इज द स्टेरेडियन, किसका यूनिट होती है, या तो सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और साथ ही साथ स्टेरेडियन का डेफिनेशन क्या होता है। ये सारी चीजें हो जाती है सिंपल बेसिक। ठीक है बेटा, तो आई थिंक इसके साथ तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। हाँ भाई खत्म। ठीक है, तो हमारा यूनिट्स का पूरा पार्ट खत्म हो चुका है 41 मिनट्स के अंदर। बहुत बढ़िया। इसके आगे हम समझने वाले हैं कि डायमेंशंस क्या होती है। डायमेंशन में हमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, तो ऑफकोर्स ही बात है कि अभी हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे डायमेंशन क्या होती है समझने के लिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारा जो आने वाला अगला आधा घंटा है, इसमें पूरा कंसंट्रेशन हमारा डायमेंशन पे होगा। ठीक है बेटा, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब तक वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। दोबारा याद दिलाना चाहूंगा, इस पूरे सेशन का नोट्स आपको हमारी डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ऐसे ही हम आने वाले सेशंस में बहुत सारी चीजें करते जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो डायमेंशन पे आ चुके हैं अभी हम। अब डायमेंशन क्या होती है इसको समझते हैं। अब उसके अलावा ये भी बात है कि भाई डायमेंशन की क्या जरूरत है। वही प्रॉब्लम यार, जिस वजह से एसआई यूनिट आई है ना। क्यों आई है एसआई यूनिट? क्योंकि दुनिया भर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट है, तो भाई इस वजह से एसआई यूनिट को आना पड़ा। इसी वजह से डायमेंशन को भी आना पड़ा। तो डायमेंशन क्या होता है समझने से पहले समझते कि भाई डायमेंशन क्यों होता है। आपको लगेगा ना कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, मेरा डायमेंशन क्या चाहिए मैं जिंदगी में। तो पहले समझते कि डायमेंशन क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा देखो जल्दी से मुझे बताओ कि मैं मान लीजिए लेंथ को, है ना, मान लीजिए मैं लेंथ को किन किन चीज़ों से मेजर कर सकता हूँ। तो बताओगे सर आप मीटर से मेजर कर सकते हो, आप सेंटीमीटर से मेजर कर सकते हो, आप फुट से मेजर कर सकते हो, है ना, आप मिलीमीटर से मेजर कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ों से मेजर कर सकते हो। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं बेटा मुझे बताओ कि अगर मुझे मेजर करना है मास, तो मैं किस में मेजर कर सकता हूँ? आप बोलोगे सर मैं केजी से मेजर कर सकता हूँ, मैं ग्राम से मेजर कर सकता हूँ, मिलीग्राम से मेजर कर सकता हूँ, है ना। बेटा अगर मुझे मेजर करना है स्पीड, तो मैं किससे मेजर कर सकता हूँ? सर स्पीड आप बोलोगे सर मीटर पर सेकंड हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकता है, मिलीमीटर पर सेकंड हो सकता है ना। तो ऐसे बहुत सारी डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। करेक्ट है। तो यार इतने सारे यूनिट्स हैं, तो प्रॉब्लम डायमेंशन इज ट्राइंग टू सॉल्व इसकी भाई इतने सारे यूनिट हो सकते हैं, लेकिन आपका जो ये क्वांटिटी है वो किस बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ है, ये बताना चाहता है डायमेंशन। ठीक है, अब मैं समझाता हूं आपको कि भाई डायमेंशन का कैसे सही तरीके से इस्तेमाल होगा। ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर किसी भी क्वांटिटी में फॉर्मूला में लेंथ है, क्या है भाई? लेंथ है, तो लेंथ को डायमेंशन के टर्म्स में हम डिनोट करेंगे एल। क्या डिनोट करेंगे भाई? एल से डिनोट करेंगे, कैपिटल एल। ये डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन का डिनोशन है। ठीक है, डायमेंशन को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन ये डायमेंशन है नहीं अभी तक, याद रखना समझना। तो जैसे मान लीजिए कि भाई आपका ये आपका क्या कहते हैं भाई, वर्क डन है। वर्क का क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? लेंथ है। तो लेंथ उसमें मैं कैसे इसको सिंबलाइज करूंगा? एल लिखकर सिंबलाइज करूंगा। वैसे ही अगर मेरे पास मास है, तो मास को डिनोट करने के लिए मैं कैपिटल एम से डिनोट करूंगा। जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास, उसमें मास को डिनोट करने के लिए मैं कैपिटल एम लिखूंगा। ठीक है, ओके। वैसे ही टाइम का क्या होगा? टाइम का आपका होना चाहिए ऑफ कोर्स ही बात है भाई टी। टाइम विल स्टैंड फॉर टी। ठीक है, क्लियर है? ओके। उसके बाद आएगी आपकी टेम्परेचर। टेम्परेचर को माना जाएगा के में। फिर आएगी आपकी करंट। क्या आएगी? करंट। और करंट को माना जाएगा ऑफ कोर्स उसके एसआई यूनिट ए के टर्म्स में। ठीक है बेटा, अब आप सोचोगे सर व्हाट अबाउट कैंडेला एंड आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल? बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर डिनोट करना भी है तो वो CD ही होगा, और फिर आपका मोल
MOLE होगा, बट डोंट वरी, उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं क्योंकि 11th एंड 12th में उन दोनों का कोई काम नहीं होता है। ये आपके 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है लेंथ, मास एंड टाइम, और उसके बाद इंपॉर्टेंट है एम्पियर, केल्विन नहीं, एम्पियर ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो LMTA, इस पे ही पूरे 11th और 12th की कहानी बनेगी, इसी पे नीट के सवाल ज्यादातर आते हैं, तो वो हम करेंगे एंड में, ठीक है बेटा। तो लेंथ को डिनोट करना है तो L से, मास को डिनोट करना है तो M से, टाइम को डिनोट करना है तो T से, टेम्परेचर डिनोट करना है तो K से, करंट करना है तो A से। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ठीक है बेटा। अब मैं आपको अब देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल समझेंगे, आपको भाई मजा आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल डायमेंशन, अगर किसी भी चीज को डायमेंशन के बेसिस में आपको डिनोट करना है तो मैं कैसे डिनोट करूंगा, एग्जांपल देता हूं, प्लीज यहां पर ध्यान से देखिए, ठीक है बेटा, पूरे ध्यान से देखो सब लोग। एग्जांपल क्या होता है, एग्जाम्पल होता है आपका, मान लीजिए एरिया का निकालता हूं मैं, ठीक है। सबसे बेसिक वही है ना, लेंथ के बाद तो एरिया ही आती है। तो एरिया क्या होता है आपके हिसाब से, एरिया आप जानते हो भाई, ये होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला होती है। अब मैं लेंथ को किससे डिनोट करूंगा, कैपिटल L से। ब्रेड्थ को किससे डिनोट करूंगा, सर ब्रेड्थ भी तो डिस्टेंस ही है, लेंथ ही है, तो उसको भी कैपिटल L से। तो आपका एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, जो मैं निकालने वाला हूं वो नॉर्मल फॉर्मूला नहीं, वो डायमेंशनल फॉर्मूला है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, L का स्क्वायर हो गया। तो ये जो मेरा एरिया का बना है, ये जो L स्क्वायर है, इसको मैं लिखूंगा एज कि क्या है बेटा, ये है मेरा एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या है मेरा, ये मेरे एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको लिखने के बाद मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा क्योंकि आप इस नोट्स को डाउनलोड करोगे ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला मेरा L स्क्वायर का बन गया। लेकिन सर आपने अभी तक नहीं बताया कि ये डायमेंशन क्या होता है। चलो बता देते हैं, आपने पूछा बता देते हैं, डायमेंशन क्या होता है। LMTKA, चाहे जो भी आपके फॉर्मूला में हो, उनका जो पावर होगा वो होता है डायमेंशन, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, LMTK कोई भी आपके डायमेंशनल फॉर्मूला में हो, उनका जो पावर होगा उनको हम कहेंगे डायमेंशन। तो बेसिकली यहां पर डायमेंशन क्या है बेटा, ये जो स्क्वायर है ये आपका डायमेंशन है, जो स्क्वायर है वो आपका डायमेंशन है। तो डायमेंशन का डेफिनेशन क्या हुआ, तो आप प्लीज नोट डाउन करिए। डेफिनेशन क्या डायमेंशन का, द पावर टू विच द fundamental units are raised to, बस ये हो गया आपका डायमेंशन का बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूं बेटा। लेकिन सर फिर इसका आपको दिमाग में सवाल, सर लेकिन इसका जरूरत क्या था, अभी तक समझ नहीं आया कि जरूरत क्या है सर इसका, ये तो और चीजें कॉम्प्लिकेट हो रही है ना। नहीं मैं समझा रहा हूं, डायमेंशन की जरूरत क्या है वो भी आएगा कि डायमेंशन की जरूरत क्या है, बट डायमेंशन क्यों होता है वो समझेंगे अभी हम। उसके पहले लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, जो आपके बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनका जो डायमेंशनल डिनोशन होता है वो लेंथ का होता है L, मास का होता है M, टाइम का T, टेम्परेचर का K, करंट का A। ये सबसे फंडामेंटल, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका लुमिनस इंटेंसिटी और सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जरूरी नहीं है, अभी होगा भी तो उनका ऐसा यूनिट जो है आपका CD और मोल, उसी से होगा। अब मान करते हैं कि भाई किसी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 होता है कि भाई उसका एक्चुअल फॉर्मूला लिखिए और उस फॉर्मूला के बेसिस में उसका डायमेंशनल डिनोशन लिखिए। लेंथ का क्या होता है भाई, L होता है, ब्रेड का भी L होता है, तो हमने L क्रॉस L लिख दिया और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो L स्क्वायर हो गया। तो ये जो फॉर्मूला बनता है एरिया का भी आपके डायमेंशनल डिनोशन के साथ, उसको हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशनल फॉर्मूला में जो L, M, T, K और A का जो वैल्यूज का एक्सपोनेंशियल पावर होगा वो पावर कहलाएगा डायमेंशन। यानी कि और डायमेंशन लिखने के लिए फॉर एग्जांपल यहां से अगर मैं लिख दूं डायमेंशन क्या है, डायमेंशन लिखने का डिनोशन होता है कि भाई ये हो गया मेरा 2, डायमेंशन क्या है 2। तो जब किसी को भी डायमेंशनल फॉर्मूला के टर्म से बताया जाता है कि भाई आपके डायमेंशनल फॉर्मूला की वैल्यू है 2, तो समझ जाता है कि अच्छा ठीक है, 2 का मतलब होता है L स्क्वायर। तो ये एरिया बताया जा रहा है हमें। आप लोग सर जरूरी थोड़ी है 2 तो 2 लीटर पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान से सुनना, आपका ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं रिप्रेजेंटेशन
ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका रिप्रेजेंटेशन है, क्या होता है रिप्रेजेंटेशन? रिप्रेजेंटेशन होता है L पावर A M पावर B T पावर C K पावर D A पावर E, ये होता है आपके डायमेंशनल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो यहां पर सबसे पहले कौन सा आना चाहिए? सबसे पहले लेंथ ही आना चाहिए, फिर मास आना चाहिए, फिर टाइम आना चाहिए, फिर टेम्परेचर आना चाहिए, फिर करंट आना चाहिए। उसके बाद आपका मोल सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी आनी चाहिए फॉर्मूला में, लेकिन ठीक है अभी ये जरूरत नहीं है। तो अगर मैं किसी को बोलता हूं कि भाई आपका डायमेंशन जो है 2 है, वो समझेगा कि भाई सिर्फ लेंथ है इसमें और लेंथ का पावर स्क्वायर है, तो लेंथ का स्क्वायर मतलब वो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, तो एरिया की बात हो रही है। अगर मान लीजिए यहां पर सिर्फ मास होता, लेंथ नहीं होती, तो मैं उसको कैसे लिखता? मैं उसको लिखता 0,2 करके लिखता। कैसे लिखता? 0,2। तो 0,2 करके समझते हो? अच्छा, 0 का मतलब कि भाई लेंथ का यहाँ पे क्वांटिटी नहीं है, मास 2 है तो केजी स्क्वायर है, तो कुछ और क्वांटिटी की जो केजी स्क्वायर की यूनिट में आती है ना। अगर टाइम होता तो और बाकी चीजें नहीं होती, तो मैं लिखता 0,0,2 या 1, कुछ भी जो वैल्यू टाइम की है। आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं, है ना। तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली योर डायमेंशन स्टैंड्स फॉर। तो ये डायमेंशन का रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, डेफिनेशन भी हो गया, ठीक है। चलो अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स कराऊंगा जिसके थ्रू आपको और आइडिया लगते जाएगा। डोंट वरी बेटा, अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे ना, सारी चीजें बराबर लिखते जाएंगे तो आपको समझ में आता है। डोंट वरी, हम आराम से करेंगे, यू डोंट हैव टू वरी, इजी से हार्ड तक ले जाएंगे, आप चिल मारो, इजी से हार्ड तक ले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम सारे के सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर सबका ध्यान यहां पर पूरा होना चाहिए, हम करेंगे एग्जांपल्स। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। एरिया हमने कर दिया था, चलो अभी हम वॉल्यूम का करते हैं, ठीक है बेटा। क्या करेंगे अभी हम? वॉल्यूम का करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना। फॉर्मूला याद होना जरूरी है, फॉर्मूला याद होगा तो आप आराम से कर लोगे। लेंथ है तो लेंथ भी एल से होगा, ब्रेड्थ है तो ब्रेड्थ भी एल से होगा, हाइट है तो हाइट भी एल से होगा, तो ये हो गया एल क्यूब। तो अब इसको कैसे डिनोट करोगे? आप इसको डिनोट करोगे 3 से, सही है ना। एल क्यूब 3 से डिनोट करोगे क्योंकि लेंथ तो पहले आता है, 3 क्यूब, खत्म, ठीक है। ओके, सेकंड मान लीजिए एरिया हो गया आपका, वॉल्यूम हो गया। सेकंड हम कर लेते हैं आपके स्पीड कर लेते हैं, ठीक है। तो स्पीड का क्या होता है भाई? डिस्टेंस तो सेम एल ही होगा। स्पीड का होता है आपका फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है? डिस्टेंस आप मेजर करते हो एल से, तो एल हो गया। टाइम कैसे डिनोट करते हो? टी से, डायमेंशनल फॉर्मूला पे, तो एल अपॉन टी हो गया। एल अपॉन टी के बदले आप क्या लिख सकते हो? एल टी पावर -1, ठीक है। इसको ऐसे लिखोगे तो फिर आपके लिए बेहतर होगा, तो क्या लिखोगे आप? एल टी पावर -1 लिख दिया आपने, ठीक है। अब इसका डायमेंशन क्या होगा? अच्छा सर देखिए, एल टी पावर -1 है तो पहले आता है एल एम टी, आती है एल एम टी, तो एल की वैल्यू तो 1 है, ठीक है। एल के पावर में क्या है? 1 है, और मास यहाँ पर है नहीं तो 0, और टी देखिए -1 पर है तो -1, देखिए हो गया, है ना। तो 1 0 -1। LMT याद रखो, LMT मेजर है, LMT के ए होता है, मेजर है वो, ठीक है। तो ऐसे हमने डायमेंशन डिनोट कर दिया। अब और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो LT -1। अब तीसरा क्या आएगा? मान लीजिए एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो हम देखोगे आप धीरे धीरे हम चीजों को ऊपर लेवल पे ले जा रहे हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है भाई चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो v - u अपॉन टी, है ना। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी को वेलोसिटी मान लो आप, है ना, वेलोसिटी या स्पीड ही मान लो। स्पीड का क्या है भाई? L पर टी होता है, तो L अपॉन टी लिखा, यहाँ पर एक t ऑलरेडी है तो टाइम का t, तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी? एल टी स्क्वायर। एल टी स्क्वायर को अगर मैं ऊपर लाऊंगा तो आपका बन जाएगा एल टी पर -2, है ना, एल टी पर -2। अगर मुझे इसका डायमेंशन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा, आप बताओ क्या लिखोगे आप? एल का 1 हो जाएगा, मास 0 हो जाएगा, और ये -2 लिखूंगा मैं, खत्म, है ना। तो अमेरिका का बैठा वाला बंदा को मैं बोलूंगा भाई 1, 0, -2, तो वो बोलेगा अच्छा इट इज एल टी पर -2, एल टी पर -2 इज एक्सेलरेशन। ग्रेट, किसकी वैल्यू भेजी मैंने? एक्सेलरेशन की वैल्यू भेजी, खत्म, ठीक है। चलो और हार्ड बनाते हैं, ठीक है, और हार्ड बनाते हैं। यहां पर फोर्थ मान लीजिए, फोर्स की बात करते हैं, फोर्स, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स मेरा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। मास का यूनिट होता है भाई kg, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो इसको कन्वर्ट करो, kg को भाई कैसे में लिखता हूं मैं? m में लिखता हूं, m में लिखा मैंने। मीटर का होता है आपका l, और एक्सेलरेशन तो हमने लिखा हुआ है lt पर -2, है ना। एक्सेलरेशन में क्या निकाला हुआ है? lt -2, तो lt -2 निकाल दो, ठीक है। तो mlt पर -2 बराबर, ठीक है, बराबर बेटा mlt पर -2,
यार मेरे को लगता है कि मैंने एक गलती कर दी है। अच्छा हाँ, मेरे को लगता है कि मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी है। हाँ, इट्स एक्चुअली नॉट LMT, इट्स MLT। मेरी गलती है गाइस, इसको मैं जल्दी से मिटा देता हूँ। ठीक है, मेरे को अभी याद आया क्योंकि जैसे मैंने M का इस्तेमाल करना शुरू किया मेरे को अचानक से छटका कि अरे भाई ये तो मैंने गलती कर दी यहाँ पर। ठीक है बेटा, सो सॉरी, मैं यहाँ पर मिस्टेक कर दिया मैंने, मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा जल्दी से। इट्स नॉट LMT बेटा, इट इज MLT। MLT होना चाहिए। ठीक है, तो M के ऊपर A आएगा, L के ऊपर B आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा 0,2 की बात होगी। ठीक है, 0,2। तो यहाँ पर भी हमारे जो फॉर्मूलाज होंगे उनमें भी डिफरेंस आएगा। सॉरी, सो सॉरी गाइस, सो सॉरी, मैं आपसे डबल वर्क करवा रहा हूँ, बट आई एम सो सॉरी, MLT था। ठीक है, जैसे ये M वाला कॉन्सेप्ट आना मेरे तभी चमका दिमाग में, अरे यार ये तो MLT था। सॉरी गाइस, माय मिस्टेक। ठीक है, माफ कर दीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ। तो L³ होगा तो आपका होगा 0, ठीक है, 0,3 हो गया यहाँ पर आपकी वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर LT पर -2 था तो 0,1, -2 MLT बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1,1, -2। ठीक है, तो इससे आपके बंदे को समझ में आ गया, अच्छा फोर्स की बात हो रही है, ये MLT पर -2 वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो बराबर हो गया MLT पर -2। तो ये याद रखना आपको, ठीक है भाई, कि जो भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे उसको आप ब्रैकेट में डाल दोगे। जो भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे उसको आप ब्रैकेट में डाल दोगे, उसका डिनोशन ऐसे ही होता है। ठीक है, डायमेंशन का भी डिनोशन ब्रैकेट में होता है। चलो भाई, फोर्स भी हो गया। एक और काम कर लेते हैं, एक और चीज निकाल देते हैं। चलो मान लेते हैं भाई वर्क डन की बात हो रही है। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अभी आपने निकाला MLT पर -2 है, इंटू डिस्प्लेसमेंट भी आपका L होगा, तो ये आपकी वैल्यू बन जाती है ML² T पर -2। तो उसका डायमेंशन कैसे निकलेगा, डायमेंशन निकलेगा अच्छा 1, ये 2 हो गया, -2 हो गया। ठीक है, परफेक्ट, डायमेंशन भी निकल गया। बराबर बेटा, चलो ठीक है। अब सर इसमें कौन सी चीजें याद रखनी है आपको, ये जो पावर वाली बात मैंने बताई डायमेंशन वाली, वो याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको डायमेंशनल फॉर्मूलाज डिराइव करना आना चाहिए। ठीक है बेटा, आपके नीट के टर्म्स में भी, आपके बोर्ड्स के CBSE के टर्म्स में भी, 11th के टर्म्स में भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूलाज डिराइव करना जरूर आना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करने के लिए क्या भाई स्टेप्स, वो स्टेप्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको बिल्कुल मिस मत करिए। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करने के स्टेप्स टू डिराइव डायमेंशनल फॉर्मूले। ठीक है, नोट डाउन करिए। नंबर 1, आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी का आप निकाल रहे हो। ठीक है, क्वांटिटी लिख दिया। नंबर 2, एंड। इतना ही है, कुछ और नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। भाई क्या किया हमने, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, आ गया। स्पीड का फॉर्मूला लिखो, आ गया। एक्सेलरेशन फॉर्मूला, यू जस्ट हैव टू रिमूव द फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी, दैट्स इट। ठीक है, बढ़िया, सुपर। चलो ठीक है भाई साहब, तो ये क्लियर हो गया। तो ऐसे ही और एग्जांपल्स आप एक काम करना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप खुद से कुछ और क्वांटिटीज निकाल के ट्राई आउट करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मोमेंटम का ट्राई करो आप। ठीक है, मोमेंटम का ट्राई करो, एनर्जी का ट्राई करो, है ना। तो ऐसे आप ट्राई करते जाओ, मोमेंटम का ट्राई करो, एनर्जी का ट्राई करो, एंगुलर मोमेंटम का ट्राई करो, एक और है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका ट्राई करो। तो ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज हैं, तीनों क्वांटिटी का ट्राई करके बताना मेरे को। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो ये डेफिनेशन हो गया डायमेंशन का, जो मैंने लिखा भी था, आपको बताया भी था, सारी चीजें यहाँ पर मैंने पीपीटी में की हुई हैं। ये भी हो गया। ठीक है, तो चलो फोड़ते विद एग्जांपल्स हमने कर लिया अभी। ठीक है, वहीं पे कर लिया। इसके बाद किसमें फोड़ना है, इसके बाद नीट के PYQs में फोड़ना है। ठीक है बेटा, तो अब देखो आपके डायमेंशन से और डायमेंशन फॉर्मूला से सवाल आपके NCERT के किताब में नहीं है, ना ही चैप्टर के बीच में, ना ही एक्सरसाइज में है। डायमेंशनल एनालिसिस से सवाल है, जो हमारा नेक्स्ट सेशन है। लेकिन नीट में डायमेंशन फॉर्मूला पे भी सवाल है, यूनिट्स पे भी सवाल है। ठीक है, आपको नीट के कुछ PYQs कराता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा PYQs अगर आपको करने हैं, मैं बताऊंगा कहां से करने होते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप चलिए आगे। नीट 2023 का सवाल है, नीट 2023 का सवाल आप देख सकते हो। ये सवाल है क्या, ध्यान से देखिए, समझकर इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, द डायमेंशंस MLT पर -2, A पर -2 बिलोंग टू क्या, मतलब आपको डायमेंशन दे दिया गया है और डायमेंशन क्या दिया हुआ है, डायमेंशन दिया हुआ भाई MLT पर -2, A पर -2, यानी कि यहां पर ML डिवाइडेड बाई T² अपॉन A² की बात हो रही है। सर ये किसकी यूनिट है आपको बतानी है,
ठीक है, ये एग्जांपल बता रहा हूं मैं, किसकी यूनिट आपको बतानी है। ऑफ कोर्स आप गेस नहीं कर सकते अभी, क्योंकि आपको इसमें से कोई भी आइडिया नहीं इसमें कौन कौन चीजें क्या है। आपको नहीं पता मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, आपको नहीं पता सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है, मैग्नेटिक परमिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक परमिलिटी क्या होती है, आपको कोई आइडिया नहीं है ना। तो मेरा समझाना सेंस नहीं बनाता आपको, लेकिन मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 2023 में भी सीधा डायमेंशनल फॉर्मूला से सवाल आया है, यानी कि पिछले साल भी आया हुआ है ना। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। ऑफ कोर्स ये बात है, 11th जब खत्म हो जाएगी, 12th जब खत्म हो जाएगी, तब आपको चारों की चारों चीजें क्या होती है आपको पता होगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको चारों चीजें। बाय द वे इसका आंसर मैग्नेटिक परमिलिटी, ठीक है। जब आप सीखोगे कि मैग्नेटिक परमिलिटी क्या होती है, उसकी फॉर्मूला क्या होती है, उसकी बेसिस में बता दोगे। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है बेटा। अब कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं जो हमारे बस में हैं, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। फॉर एग्जाम्पल 2022 का नीट का सवाल है ये, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशंस, डायमेंशंस बट नो यूनिट्स, नो यूनिट्स एंड डायमेंशन, बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो आपका जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है, ऑप्शंस क्या क्या सही जवाब है बताइए। देख लो भाई, नीट का सवाल सॉल्व कर रहे हो, नीट 2022 का सवाल है, क्या जवाब है इसका बेटा? मुझे पूरा यकीन है कि हर एक बच्चा यहां पे सही जवाब देगा, पूरा यकीन है मुझे। इसका जवाब होगा यूनिट्स बट नो डायमेंशंस। क्यों? क्योंकि भाई प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन और आपके सॉलिड एंगल का यूनिट है आपका स्टेरेडियन, ये हम पढ़ चुके हैं आज। लेकिन ऑफ कोर्स है आपका रेडियन और स्टेरेडियन के लिए हमने कोई भी डायमेंशन डिनोशन नहीं सीखा। हमने एल एम एल टी के ए सीखा हुआ है, सी डी और हम ये जानते हैं सी डी भी है और मोल भी है, लेकिन एंगल का कोई भी डायमेंशन डिनोशन नहीं है, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं बन सकता, उसका डायमेंशन भी नहीं बन सकता। सो इट हैज यूनिट बट नो डायमेंशन। सही है, 2022 का सवाल कर दिया आपने, गुड जॉब। चलो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट सवाल आपके सामने यहां पर दिया हुआ है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। जैसे आपको लिस्ट 1 से यानी कि जो भी वैल्यूज दिए गए, 2022 का सवाल है दोबारा, और 2022 में जो भी मैं सवाल कर रहा हूं इतने ही सवाल आए थे डायमेंशन से, ठीक है। देखो यहां पर तो लिस्ट 1 और लिस्ट ये दोनों लिस्ट में आपको मैच द फॉलोइंग करने की, भाई कौन सी चीज का कौन सा यूनिट है। अब कौन सी बात है, अभी जो आप मुकाम पर हो आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होती है, लेकिन मेरे शेरों और शेरनियों आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो जानते हो, आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जानते हो। आप सिर्फ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकाल दो, देखो फिर आपको जवाब कैसे आता है। ये कॉन्फिडेंस बरकरार कराना चाहता था आपके अंदर कि भाई 2022 का नीट का सवाल कर सकते हो अभी के अभी। आप एक तो कर लिया आपने, एक और करके देखते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने 9th ग्रेड में पढ़ा हुआ है, 11th ग्रेड में पढ़ोगे, याद करो कि भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या था, मैं याद दिलाता हूं आपको, ठीक है। ग्रेविटेशन हमने सीखा था भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F(g)m(m)/r², सीखा था हमने, याद है आपको 9th ग्रेड में। ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला हुआ करता था ये F(g)m(m)/r²। बेटा याद है आपको? नहीं याद नहीं है तो याद करो अभी के अभी, दिमाग में जोर डालो। F ये देखा तो सही है ना, यूज तो किया होगा कभी ना कभी। तो यहां पर ये जो G है ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसकी यूनिट कैसे होगी, इस फॉर्मूला को रीअरेंज करो तो ये हो जाएगा F(r²), r² ऊपर गया, m और m नीचे आया। अब इसके बेसिस में आप लिखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब mL(t⁻²) है ना। फोर्स का याद रखना हमेशा, mL(t⁻²) इनटू r क्या होता है, रेडियस होता है, रेडियस मतलब लेंथ होता है, लेंथ का स्क्वायर L² डिवाइडेड बाई मास, मास kg होती है तो kg का स्क्वायर यानी कि m²। सही है, अब इसको सॉल्व करो आप, एक m गया एक बच गया, ठीक है। यहां पर मल्टीप्लाई, एक m ऊपर आ जाएगा तो m⁻⁻1 L का क्यूब t⁻², है ना। m का एक m बचा होगा वो m ऊपर जाएगा तो m⁻1 L और L का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन तो L क्यूब t⁻² आ गया, m-1 L क्यूब t⁻² है यहां पर। देखो आप लिस्ट में ये रहा, देखिए ये देखिए m⁻1 L क्यूब t⁻², यानी कि पहले ऑप्शन का सेकंड पॉइंट है। तो पहले a का सेकंड है, ए का सेकंड माने कि भाई यहां पर 3 ऑप्शन है, जहां पर ए का सेकंड है। आप देखोगे 3 ऑप्शन है आपके पास, जहां पर ए का सेकंड है। डी आपको नोट डाउन करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई चीज जानते हो अभी यहां पर, इसके अलावा कोई भी चीज जानते हो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं जानते? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पता? mgh 9th ग्रेड में सीखा था, याद करो क्या था भाई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हुआ करता था mgh, याद है ना बेटा। अब m क्या है, m मास है तो कैपिटल M लिखो। g क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का क्या है फॉर्मूला, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि L(t⁻²), ठीक है। तो L(t⁻²) और हाइट क्या होता है, हाइट होती है तो L हुआ, तो L हुआ। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, m L और L का स्क्वायर t⁻² है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। mL² t⁻² कौन सा है भाई, ये रहा आपका फोर्थ, यानी कि सेकंड का B का आपका है फोर्थ। यहाँ पर B का फोर्थ कौन सा ऑप्शन है, B का फोर्थ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
दो ऑप्शन है। अमेजिंग है ना। अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ही पता हो, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी पता हो, तो फिर इन दोनों ऑप्शन से भी आप जवाब निकाल दोगे, है कि नहीं। तो मैं आपको वैरायटीज बताते जा रहा हूँ किस किस टाइप के वैरायटीज आते हैं आपको डायमेंशन में। चलो और सवाल करते हैं, है ना, और सवाल करते हैं। आ जाओ भाई। तो आपको मेरे को ना कमेंट से बताना है कि सर इसका सही जवाब क्या है। आप सिर्फ एक और निकाल दो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू निकाल दो, ठीक है, फिर आपको वैल्यू समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज नीट 2021 का सवाल। देखना क्या है, बहुत सिंपल है। इफ E and G respectively denote energy and gravitational constant, then E upon G has dimension of what? ठीक है, मतलब डिवाइड करना है आपको भाई। E है आपकी एनर्जी, E को G से डिवाइड करना है। E क्या है, एनर्जी है, और G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, 2021 सवाल है, देखो। और बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला जो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आपको 2004 के पेपर में डायरेक्ट सवाल भी दिया हुआ है। 2004 के 20 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो डायरेक्ट सवाल भी है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसको स्पेशल नोट डाउन करना डायमेंशनल फॉर्मूला में नीट के सेंस में, ठीक है। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तो अभी आपने निकाला। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या निकाला आपने, m/-1 L³ T/-2 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। m/-1 L³ T/-2, यही है ना, यही है ना, ठीक है। एनर्जी का भी आपने निकाला था, मेरे को याद है। एनर्जी का हमने निकाला हुआ है, कहां गया भाई, कहां गया, यहां निकाला हमने। वर्क डन का निकाला था ना, वर्क डन तो एनर्जी होगा। हाँ, वर्क क्या निकाला हमने, ml² T/-2 निकाला हुआ है, ठीक है। ml² T/-2 आ जाओ भाई, ठीक है, आजा आजा, ml² T/-2, ठीक है। तो ml² T/-2, इसमें अगर आप देखोगे तो T/-2 कट गया, ठीक है, कटा हुआ है भाई। हाँ, T/0 है, T/0 है, इसमें डर गया, T/0 नहीं है क्या, ठीक है। L² L³ में आपका एक बच गया, और m/-1 अच्छा m/-1 ऊपर जाएगा तो m² हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका m² L/-1 है भाई, m² L/-1, m² L/-1 T/0। देखो भाई ऑप्शन सी है, सॉल्व कर दिया हमने भाई। नीट 2021 का सवाल सॉल्व। कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर से, ऐसे सवाल करते जाना है। इसके बाद मेरे ख्याल से एक और सवाल है हमारा, 2007 का है, ये मैंने स्पेशली डाला हुआ है, 2007 का सवाल। क्यों, क्योंकि ये आपको 10th की याद दिलाएगा। क्या सवाल है देखो, फिर देखना कि अभिषेक सर से आपका प्यार बढ़ गया कि कम हो गया, ठीक है। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस याद है, याद है आपको ये बबुआ, ये याद है आपको रेजिस्टेंस, बहुत परेशान किया होगा ना रेजिस्टेंस सर। So resistance in an electric circuit in terms of dimension of mass, length L, time of t, यानी कि आपको अभी यहां पर रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है m, L, t और A के टर्म्स में। बहुत इजी है भाई, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को पहली बार आपने कहां देखा था, ओम्स लॉ में। V इज इक्वल टू आई आर रेजिस्टेंस होती है, सो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, है ना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 10th ग्रेड में सीखा हमने, अभी सीखा भाई, अभी एग्जाम लिख कर आए हो, भूल तो नहीं सकते। तो इसके बाद क्या करेंगे भाई, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो लिख दो आप वर्क डन अपॉन चार्ज इनटू आई, ठीक है। अब देखो यार प्रॉब्लम है, चार्ज का हमें फंडामेंटल फॉर्मूला नहीं पता, उसका डिनोशन कुछ नहीं पता हमें, तो चार्ज को निकाल देना यहाँ से। चार्ज को ऐसे निकालेंगे, हमें पता है कि भाई करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी, है ना। तो Q के बदले हम लिख सकते हैं I इंटू टी, क्योंकि हमारे पास करंट का है, करंट का हमारे पास डिनोशन है डायमेंशन में A पता है हमें, T का भी पता है। तो Q के बदले हम क्या लिख देंगे, Q के बदले हम लिख देंगे वर्क डन अपॉन Q, क्या है भाई, Q है आपका I, और I यहाँ पर ऑलरेडी है, तो I² T हो गया बराबर। तो सर वर्क डन का कहाँ है भाई, वर्क डन को तो अभी निकाला तुमने ना, ml² T/-2, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज ml T/-2, डिस्प्लेसमेंट इज L, तो ml² T/-2 भाई। तो आपका वर्क डन का ml² T/-2, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। एनर्जी का भी तो लिखा है, एनर्जी का याद है, अभी लिखा है एनर्जी का, ml² T/-2, एनर्जी और वर्क डन तो सेम होती है ना, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई करंट का स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर, ठीक है, और टाइम यानी कि T। तो ये भी T नीचे है तो कटेगा नहीं, T/-2, ये T है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू ml² T/-3 A², ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ पर है आपका ml² T/-3, हाँ ये A-2 हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर ऊपर जा रहा है, हाँ A/-2। तो करंट I में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर I मेंशन बना, A मेंशन होना चाहिए था, तो I-2, तो आपका ऑप्शन ए सही है। कर लिया भाई नीट का सॉल्व,
कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। ये हमारा आज का आखिरी सवाल था। तो मैंने आपको एक सिंपल सा होमवर्क दिया है कि ये जो हमारा मैच द फॉलोइंग है, इसमें बी और सी में सही ऑप्शन कौन सा होगा, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा, आपने इस पूरे सेशन को देखा। लेट मी टेल यू, आप 99% बच्चों से ज्यादा आगे हो। और अगर आपके अंदर जिज्ञासा हो रही है कि सर जी ये PYQs हम और कहाँ से कर सकते हैं, तो मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ कि ये जो PYQs है, ये मैंने अपने वेदांतु के नीट 20 साल के PYQ किताब से निकाला हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कूपन कोड 50%, मेरे कूपन कोड लगाने से आपको 10% ऑफ मिल जाएगी। कूपन कोड है AK Pro। जैसे आप डाल देते हो, ऑटोमेटिक डाला हुआ होना चाहिए लिंक पे क्लिक करते ही। ये एक्चुअली सिर्फ 899 रुपीज़ का आपका PYQ किताब है, जिसमें पिछले 20 साल के यानी 2023 से लेकर 2003 तक के सारे सवाल है, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक। इससे मुझे भी ढूंढ कर निकालने में आसानी होती है और आपको तो बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। तो मेरे साथ करते जाना, उनमें से कुछ सवाल मैं करवाते जाता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ सवाल आपको किताब से करने पड़ेंगे, उसमें सोल्यूशंस भी है, आंसर कीज भी है, सोल्यूशंस डिटेल में है, तो प्लीज उसको मिस आउट मत करिएगा। तो अगर आप मेरा कूपन कोड लगा देते हो तो 10% इमीडिएटली ऑफ मिल जाती है, यानी कि सिर्फ 800 रुपए में आपको पिछले 20 साल के विद सोल्यूशन चैप्टर बाय चैप्टर आपको सवाल मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, तो करना जरूर। नीट का एक भी सवाल उसमें स्किप्ड नहीं है। फिजिक्स के 985 क्वेश्चंस हैं इन द लास्ट 20 ईयर्स, और वैसे ही आप बायो और केमिस्ट्री के भी काउंट कर सकते हो, आपके पास मिल जाएंगे आपको। ठीक है बेटा, तो वहां पर डाउनलोड कर लेना। ओके, तो इसका जवाब मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए। मुझे ये भी बताना आपकी भाई आज का सेशन कैसा लगा, क्योंकि ये मेरा पहला सेशन था क्लास 7 का एकेडमिक। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, यूनिट्स और डायमेंशन चीजें दिमाग में क्लियर हो गई हो, और आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा वो प्योरली होगा डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर में। उसको मेरे को एक सेपरेट सेशन में रखना था, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे सवाल नीट में आते हैं उस टॉपिक से, और बहुत सवाल हम नीट PYQ के करेंगे वहां पर भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस पीपल।